नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच छठी का भूगोल ज्योग्राफी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसका 5वां पाठ है और 5वें पाठ का ये दूसरा भाग है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है सारे सी-टेट से संबंधित है और जो भी टेट हैं उनसे संबंधित है। आप उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले जलमंडल को जानेंगे कि जलमंडल क्या है। तो जलमंडल कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम अभी जानते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। देख लीजिए 71% भाग जो है वो आपका क्या है, जल से ढका हुआ है और 29% भाग स्थल है। जल में कह रहा है कि जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। अब आप सामने में इसका ग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। 97.2 ये जो है आपका वो महासागर है। 0.03 पीने योग्य अलवन जल है और उसके बाद 2.77 ये आपका जो है वो हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। ये तीनों यहाँ पर दिखाया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आएगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में क्या है आपका कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत ही बड़ा भाग बर्फ और परतों से एवं हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी का महसूस करते हैं, क्योंकि अलवन जल की मात्रा जो है वो बहुत कम है। आगे है आपका महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। ये जो महत्वपूर्ण सागरों के नाम बताए हैं। कह रहे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। आगे है आपका अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे महासागर है, मतलब सबसे दूसरे नंबर पे है और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। कौन से अक्षर के आकार का? तो एस अक्षर के आकार का। ऐसा प्रश्न आया है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है।
तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है, इस यहीं से प्रश्न वो बनाते हैं। और यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग अटलांटिक महासागर पे ही टिक लगाएंगे। या इस बात को आपको ध्यान रखना है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। बहुत बड़ी बात है हिंद महासागर। उसके बाद यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और दक्षिणी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। हम आर्कटिक महासागर के बारे में जान रहे हैं तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जानते हैं। किसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं? तो आर्कटिक महासागर को। ये इस बात को आप ध्यान रखिए। यह उत्तर अमेरिका एवं उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि आर्कटिक महासागर किससे घिरा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको चित्र भी एक दिखा रहा हूं, आप इसे देख लीजिए। ये जो दंतुरित तटरेखा बताया है उसी का ये चित्र है, किस तरह से ये घनी है, देख लीजिए। आगे हम चलते हैं, वायुमंडल को जानते हैं। वायुमंडल को जानना बहुत जरूरी है, यहां से हर बार एक ना एक प्रश्न आता ही है। तो कह रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की रोशनी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो 5 परतों में। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी दूर तक फैली हुई है? तो 1600 किलोमीटर। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये 5 मंडलों के नाम हैं। अब हम आपको दिखाते हैं चित्र के द्वारा कि कैसे ये 5 भागों में हैं और सबसे पहला कौन सा मंडल है। देखिए, हम यहाँ से देखते हैं वायुमंडलों की विभिन्न परतें। सबसे पहले है आपका क्षोभमंडल, ये देखिए। उसके बाद है आपका संताप मंडल, उसके बाद है आपका मध्यमंडल। इन सभी मंडलों के बारे में अभी हम जानेंगे। उसके बाद है आपका आयन मंडल और सबसे लास्ट वाला मंडल जो है वो है आपका बहिर्मंडल। अब इन सभी मंडलों के बारे में हम जानेंगे। तो कह रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है तो आप लोग ऑक्सीजन या एवं नाइट्रोजन पर ही टिक लगाएंगे। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% 78% जो है वो क्या है प्रतिशत? नाइट्रोजन है और 21% है आपका तथा ऑक्सीजन। दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि
की मात्रा 1% है, बहुत ही कम। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कौन सी मंडल अवशोषित करती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कह रहा है कि छोड़े गई ऊष्मा को यह अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका कि यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने जाना है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्री तट पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ऐसा प्रश्न यदि आ जाए तो आप वहां पर देख लीजिए, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु होती हैं उसको पवन कहा जाता है। अब कुछ चित्र यहाँ पर दिया गया, उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए कहाँ पर कैसे क्या होता है। ये देखिए, ये रहा जलमंडल, ये रहा स्थल मंडल, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है स्थल मंडल पे रहना। उसके बाद है आपका देखिए ऊपर वाला भाग जो है वो वायुमंडल, जहाँ से वर्षा वगैरह होती है। आगे हम देखते हैं जीव मंडल को। अब जीव मंडल के बारे में जानते हैं। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में बांटा गया है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो आप दो भागों में देख लीजिए, जंतु जगत एवं पादप जगत। विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में क्या हो गया था, तो डूब गया था। ये सबको पता है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यदि आप संसाधनों को सीमित तौर पर उपयोग करेंगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है। अब हम इसके प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वह आप अपने आप ही इस चैप्टर में ढूंढिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
बाद में मैं क्वेश्चन बैंक लेकर के जब आऊँगा तो सारे प्रश्न को उसमें समाहित करूँगा। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, अभी हमने जाना। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम हमने अभी जाना। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अभी हमने जाना। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, अभी हमने जाना। जो 5 था, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, अभी हमने जाना है, क्योंकि जल ही जल है। उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहते हैं, इसे हमने अभी पढ़ा है। तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों जरूरी है, इन सभी का आंसर जो है ये मैंने 2 भाग में जो आपको चैप्टर प्रोवाइड करवाया है इसमें है। इसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढिए, आपको सीटेट की में बहुत ही ये काम आने वाला है। अगला प्रश्न है आपका सही और गलत करने वाला, तो इसे भी आप देख लीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें डालिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि सबसे पहला प्रश्न जो था यहाँ पर कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, बहुत ही आसान है यहाँ पर, तो यूराल पर्वत। दूसरा है आपका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, अभी हमने जाना है, तो ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। तीसरा है आपका कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो अभी हमने जाना है, किसका है, नाइट्रोजन का। उसी प्रकार पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है, तो अभी हमने जाना है, किससे, स्थल मंडल। उसी प्रकार से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अभी अभी हमने वहां पर पढ़ा भी है, आपको याद होना चाहिए, एशिया। अब खाली स्थान है, इसको भी देख ही लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त के बारे में हमने अभी पढ़ा है, प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद खाली स्थान है आपका, यह कह रहा है कि प्रशांत महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका जीवन मंडल या जीव मंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो कि जीवन के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया हमने अभी जाना है। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो एंडीज पर्वत। तो सारे आंसर यदि मैं आपको बता दूंगा तो आपको चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप चैप्टर को पढ़िए और इसका आंसर जो है वो ढूंढिए, तो आपको सीटेट में बहुत ही काम आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इसी ज्योग्राफी का, भूगोल का 6ठा पाठ होगा, आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।